वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो अभी हम कर रहे हैं आपकी मास्टर क्लास नहीं बोलूँगी, पूरा आपके इग्नू का सिलेबस यूनिट 1 से लेके 30 तक मैं कवर करने जा रही हूँ। बायोलॉजी का जो पेपर है MSO 001, जिसको सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड भी कहा जाता है। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सारा एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा। कोशिश करूँगी कि मैं वर्ड्स भी हिंदी में बता दूँ, थोड़ा बहुत आपको मैच करना पड़ेगा। इस वीडियो के अलावा आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ और देखने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के पहले देख रहे हैं, मतलब अगर आप एग्ज़ाम के जस्ट पहले 1-2 दिन पहले देख रहे हैं, तो ये इनफ वीडियो होगा आपके लिए एक पेपर लिखने का। अगर आपके पास टाइम है तो प्लेलिस्ट में और डिटेल में वीडियोस हैं, उनको अच्छे से देखिएगा तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने जस्ट क्लास स्टार्ट की है, अभी एडमिशन लिया है, तो ये आपको अच्छा ओवरव्यू दे देगा कि बेसिकली आप इस पेपर में पढ़ने क्या वाले हो। ओके, तो अभी हम यूनिट 1 से शुरू कर रहे हैं, सोशल थ्योरी एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो सोशियोलॉजी का जन्मदाता है, या जिनको फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी या फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, वो ऑगस्ट कॉम्ट है। वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे एंड इन्होंने एक साइंटिफिक स्टडी करने की बात की थी सोशियोलॉजी में। तो देखिए, आपको पता है कि सोशियोलॉजी एक ह्यूमैनिटीज़ या लिबरल आर्ट्स या एक तरीके से सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होता। पर शुरुआत के जो समाजशास्त्री थे, वो चाहते थे कि समाजशास्त्र को बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बनाया जाए और इसकी जो रिसर्च हो साइंटिफिक हो, और जो थ्योरीज बनाई जाए ना, वो ऐसी थ्योरीज हो जो वन थ्योरी सब पे अप्लाई हो। जैसे कि आपको पता है कि मान लीजिए कि हमारे पास थ्योरी है कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, तो पूरे वर्ल्ड में यही अप्लाई होता है, कोई अलग थ्योरी नहीं है। ऐसी ही थ्योरी है सोशलॉजी में भी बनाना चाहते थे। ठीक है, आपको फर्स्ट चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म, समाजवाद। तो समाजवाद एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक राजनीतिक विचारधारा है, जिसमें कहा जाता है कि जो ओनर है ना, ओनरशिप है किसी भी देश की या प्रोडक्शन की, वो सबके हाथ में उसकी बागडोर होगी और सबको इक्वालिटी मिलेगी। ये जो पूंजीवाद या जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं, उसके ठीक ऑपोजिट होता है। और इस विचारधारा को मानने वाले कार्ल मार्क्स बहुत बड़े, मतलब इसके सपोर्टर थे कि जो चीज़ें हैं उसको सब लोग मिलके कंट्रोल करें और समाज में कहीं ना कहीं इक्वालिटी हो या स्टेट कंट्रोल ज़्यादा हो। ठीक है, अगर स्टेट कंट्रोल होगा तो एक तरीके से जो बंटवारा होगा ना चीज़ों का, उस पर एक इंसान का कंट्रोल नहीं होगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं होता इसमें, से हम लोग सबके पास घर गाड़ी ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, ये नहीं होता। उसमें सबको बराबर ही दिया जाता है जो भी होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिविटी का आता है। सोशल साइंसेज में, स्पेशली समाज शास्त्र में, हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम क्या इंडिविजुअल्स को देखें समाज में या कलेक्टिव तौर पे देखें कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम बात करें डर्कहाइम की, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासिकल थिंकर हैं आपकी सोशियोलॉजी की। इस तरीके से ऑगस्ट कॉम्ट आते हैं, उनके बाद जो थिंकर्स आते हैं उनमें से एक इमाइल डर्कहाइम है। इन्होंने बात की थी सोशल फैक्ट्स की। सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं, तो सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं कि जो भी समाज की तरफ से हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, या वो हम नहीं कहते चार लोग क्या कहेंगे तो हमें ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, तो वो चार लोग जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सोशल फैक्ट होता है, जो समाज के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं और हमें बोलते हैं कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए। हम कुछ चीज़ें इसलिए नहीं करते क्योंकि चार लोग क्या कहेंगे। तो सोशल फैक्ट इज लाइक चार लोग। ठीक है, कलेक्टिव कंसाइंस की बात करें तो कलेक्टिव कंसाइंस मतलब हम लोग के जो एक साथ मिलने पे जो हमारी विचारधारा होती है, जो भी इंसान की समाज के साथ में होने पे होती है, उसके बारे में इसकी बात की जाती है। इंस्टीट्यूशन के रोल पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी समाज में अलग अलग इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे राजनीति हो, धर्म हो, या हमारा शिक्षा हो, उस सबका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, और ये भी चाहते थे कि जो समाज शास्त्र हो वो एक साइंस, नेचुरल साइंस में जैसे थ्योरीज होती हैं, एक थ्योरी सबके लिए अप्लाई होती है, वैसे ही सोशल साइंस को भी बनाया जाए, स्पेशली सोशोलॉजी को। अगर हम मार्क्स की आइडियोलॉजी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लास स्ट्रगल पे फोकस करते थे, यानी समाज में जो ऊंच नीच है कि एक वर्ग अमीर पे अमीर हुए जा रहा है और एक वर्ग गरीबी में जी रहा है, उस पर बहुत फोकस करते थे। ये जो पूंजीवाद या कैपिटलिज्म होता है, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया होता है, जैसे कि समाज में हम अभी जी रहे हैं, तो अमीर इंसान यहाँ पे अमीर होता जाता है, उसके पास पैसा है, वो और पैसा बनाएगा, और गरीब इंसान गरीब होता जाता है। तो इस तरीके की व्यवस्था से ये नाखुश थे और चाहते थे कि समाज में एक सोशलिज्म टाइप का, समाजवाद टाइप का कुछ आए। ठीक है, उसके बाद मैक्स वेबर भी एक क्लासिकल थिंकर है कार्ल मार्क्स के अलावा। इन्होंने भी
कई सारी थ्योरी दी है, उसमें वेरेनस्टीन एक थ्योरी है। इसमें ये कहते हैं, जैसे कि रखाइम कहते हैं कि समाज हम पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डालता है, हमारे बिहेवियर पे, कि हम किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो वहीं पे मैक्स वेबर हमें कहते हैं कि अगर आपको समाज को समझना है ना, तो समाज के जो लोग हैं ना, उनके शूज़ में आप जाके खुद को देखिए। मान लीजिए कि आप किसी ट्राइब में गए और आप उसको दूर से देख रहे हैं, तो शायद आप उनके प्रॉब्लम को ना समझ सके। आप किसी का बच्चा शहीद हुआ है, तो आप उसके दूर से अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता ना चले, बट आप जब उसकी जीवन जिएंगे, आप उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे, एम्पैथी दिखाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कोई इंसान कुछ किसी वे में रिएक्ट कर रहा है तो वो क्यों रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इन्होंने कल्चर, रिलीजन, ब्यूरोक्रेसी, इन सब पे भी थ्योरीज बनाई हैं। आगे हम सब कुछ देखेंगे। फिर ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर एंड टी.एच. ग्रीन। पहले हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो समाज में इन्होंने जो एक, आपने डार्विन की थ्योरी सुनी होगी, वो बोलते हैं कि समाज में वही सरवाइव कर सकता है जो इंसान समय के साथ अपने अंदर परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, अगर सिंपल बात किया जाए, या नेचुरल सिलेक्शन की बात की जाए, या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की जाए, फिट जो होगा वही सर्वाइव करेगा। इसी आइडिया को इन्होंने सोशोलॉजी में अप्लाई किया था। इन्होंने कहा था कि समाज, ये फंक्शनलिस्ट थे, कि समाज है वो मल्टीपल जो है इंस्टीट्यूशन से मिलके बना हुआ है, और ये इंस्टीट्यूशन इसको चलाने में मदद करते हैं। कुछ भी खराब होगा तो समस्या आ जाती है। ये बहुत बड़े सपोर्टर थे लेजर फेरे की। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए, स्टेट कम से कम इंटरफेयर करे। ऑन दी अदर हैंड हम टी.एच. ग्रीन की बात करें तो ये ज़्यादा फोकस करते हैं एथिक्स और सोशल जस्टिस पे, यानी समाज में बहुत ज़्यादा सामाजिक जो न्याय है वो होना चाहिए, और ये चाहते थे कि स्टेट थोड़ा इंटरफेयर करे मार्केट में। अदरवाइज क्या होगा कि अमीर वर्ग जो है वो अमीर होता जाएगा और गरीब वर्ग को कुचलता जाएगा, गरीब वर्ग को मौका नहीं मिलेगा। तो इंडिविजुअल पे फोकस करने की ये बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट 2 पे आते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारी जो भाषा है, हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारे वर्ड्स हैं, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ को समझने के पीछे, कोई कितना भी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो, उसको आसानी से समझाने का जो तरीका होता है उसको हम कॉन्सेप्ट कह देते हैं, जो हमें, अब मान लीजिए कि सोशियोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे सोशलाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि जो इंसान है, जब बच्चा बॉर्न होता है तो वो धीरे धीरे जिस भी कल्चर में या जिस भी परिवार के साथ रहता है, उसके साथ रहते रहते सोशलाइज होके वो उनके जीवन शैली को, उनके रहन सहन को अपना लेता है। इसी को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। अब सोशलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जो एक पूरे आइडिया को हमें समझा रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बहुत बड़ी बातों को समझा दे उसे हम कॉन्सेप्ट कह देते हैं। ठीक है, अब सोशियोलॉजी में बहुत सारे, जैसे मैंने सोशलाइजेशन समझा है कि आप जब बॉर्न होते हैं, आप अपने परिवार में रहते हैं, तो उसके कल्चर के साथ आप सोशलाइज होकर चीज़ें सीखते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है कि समाज में ऊंच नीच की बेसिस पे समाज बटा हुआ है। ठीक है, एनोमी क्या होता है कि समाज में एक तरीके का ब्रेक डाउन होना, लोग जो समाज के रूल एंड रेगुलेशन से और चार लोग का कहना जब नहीं मानते और एक ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं जहाँ से लौटना मुश्किल है, या समाज में कोई समस्याएं आने लगती है, उसको बोलते हैं। एजेंसी क्या होती है कि हमारी कैपेसिटी कि हम किस तरीके से एक्ट करें। और स्ट्रक्चर क्या होता है समाज में, एक सोशल पैटर्न और इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे समाज में जो समाज को चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी हमने ऊपर ही सोशल फैक्ट और वेरेनस्टीन के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो हम यहाँ पे फिर टच नहीं करेंगे। अब हमें समझना है कि थ्योरी एंड पैराडाइम क्या होता है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि किसी भी सोशल फिनोमिना को समझना है तो उसके लिए कोई ना कोई थ्योरीज आप बनाएंगे उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए। तो थ्योरीज क्या करती है ना, हमें मदद करती हैं किसी भी चीज़ को समझने में या उसको इंटरप्रेट करने में। तो समझनी होगी कि बहुत सारी थ्योरीज जब सोशियोलॉजी का जन्म हुआ था तो अलग अलग थिंकर्स ने दी थी। सबसे पहले थ्योरी जो दी थी, थ्योरी किसी भी चीज़ को समझाने का एक तरीका हो सकता है, कॉन्सेप्ट से काफ़ी सिमिलर होता है। ठीक है, और किसी भी फिनोमिना को ये एक्सप्लेन करने का तरीका होता है। तो सबसे मेजर थ्योरी अगर सोशियोलॉजी में बात की जाए जो प्रारंभ में दी थी, वो इसके फादर ऑफ सोशियोलॉजी ने, ऑगस्ट कॉम्ट ने दी थी, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। तो ये बोलते हैं कि जो इंसान है या समाज है वो 3 स्टेजेस से जाके गुजरा है जिससे हम अभी के समाज में आए हैं। मतलब सबसे पहले बहुत एंशिएंट टाइम में, एकदम पुराने टाइम में थियोलॉजी थी, यानी हम ना बहुत ज़्यादा
जो नेचुरल चीज़ें हैं उस पर विश्वास करते थे। मतलब गॉड वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट हम ये बिलीव करते थे कि मान लीजिए बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और रुक ही नहीं रही है, ठीक है, तो हम ना हर चीज़ मानते थे ना कि कोई एक सुपर पावर है उसकी वजह से हो रहा है। तो हम मानते थे कि बरसात हो रही है तो कोई गॉड या सुपर पावर है वो कंट्रोल कर रहा है, तो हम प्रार्थना करने लगते थे कि ठीक हो जाए। फिर हम एक मेटाफिजिकल स्टेज में गए जब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से हमने एक्सप्लेन किया। हमारे पास अभी कोई साइंटिफिक थ्योरी डेवलप नहीं हुई थी, तो हम कुछ भी जो हमारे मन में मनगढ़ंत चीज़ें आती थी कि बारिश आ रहा है तो कोई भगवान गुस्सा होगा या हमने कुछ गलत किया, इस टाइप से कुछ कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले वाला जो एंशिएंट वाला फेज था ना, उसमें हम सब कुछ नेचर पे थोप देते थे कि नेचर कर रहा है या कोई गॉड है। इसमें हम थोड़े कॉन्सेप्ट देने लगे थे, फिर भी साइंटिफिक फेज नहीं आया था। फिर आता है, इसे पॉजिटिविज्म भी कहते हैं, साइंटिफिक फेज भी कहते हैं, जब हम चीज़ों को समझने लगे कि अगर तेज बारिश आ रही है, बहुत दिन से रुक नहीं रहा, तो कोई कारण होगा या इसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होगा। हम साइंस की तरफ बढ़ने लगे थे। कार्ल मार्क्स ने भी बहुत सारी थ्योरीज दी। इन्होंने कैपिटलिज्म के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में और क्लास स्ट्रगल के बारे में बोला, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था। और ये सोशियोलॉजी का जो एक स्कूल है, जैसे क्रिटिकल स्कूल या फ्रैंकफर्ट स्कूल बोलते हैं, उसमें आते हैं। यानी ये समाजशास्त्री, जो मेजर समाजशास्त्री थे, कहीं ना कहीं ये इनका आलोचना करते हैं। इनका स्कूल आलोचनाओं पे बना है। मैं कैसे बना है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। उसके बाद पार्सन्स ने भी हमें बहुत सारी थ्योरी दी। ये भी एक फंक्शनलिस्ट थे। अब देखिए, मैं आपको फंक्शनलिज्म यहीं पे समझा देती हूँ तो आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फंक्शनलिज्म का बेसिक मतलब क्या होता है कि जो भी इस स्कूल के अंदर या इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ये मानते हैं कि जो समाज है, ऊपर मैंने हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी समझाई वैसा ही है। जैसे एक इंसान के अंदर बहुत अलग अलग हमारे ऑर्गन्स हैं ना, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हमें मिलके चलने में मदद करते हैं या एक इंसान हमें बनाते हैं जो हाथ पैर हिला सकता है, बातें कर सकता है। उसी तरीके से समाज में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, जैसे परिवार हो गया, शिक्षा हो गया, लॉ हो गया, रिचुअल्स हो गए, ये सब चीज़ें वो समाज को चलने में मदद करती है। यानी फंक्शनलिज्म जो फंक्शनल स्कूल से लोग होते हैं, ये मानते हैं कि अगर क्राइम भी समाज में हो रहा है ना, तो उसका भी कोई ना कोई कारण है और वो समाज को मतलब एक तरीके से बेहतर करने के लिए, ये हमेशा समाज की अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं, जो भी फंक्शनल स्कूल के होते हैं। अब न्यू सोशियोलॉजी में थ्योरीज भी आने लगी हैं, जैसे ये ग्लोबलाइजेशन से संबंधित, पोस्ट मॉडर्निज्म से संबंधित और इंटरसेक्शनैलिटी से संबंधित, ठीक है। इनको भी मैं आगे डिस्कस करूंगी। आपको ग्लोबलाइजेशन पता है, पोस्ट मॉडर्निज्म का भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा और इंटरसेक्शनैलिटी मैं आगे डिस्कस करूंगी। थॉमस कुहान आते हैं, जो हमें एक थ्योरी देते हैं फिलॉसफी ऑफ साइंस या पैराडाइम शिफ्ट। ये बोलते हैं ना कि समाज जो है ना, वो एक ऐसे तरफ, मतलब ऐसे समाज की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पे साइंटिफिक थ्योरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये पैराडाइम्स होती हैं ना, वो हमें हेल्प करती हैं रिसर्च में और अंडरस्टैंडिंग में किसी भी कॉन्सेप्ट की। ये बोलते हैं कि समाज में ना एकदम से बदलाव आता है और कुछ न्यू थ्योरीज आती हैं जो पहले वाले को रिप्लेस कर देती हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपल हम आइडिया ये लेते हैं कि पहले के टाइम पे लोग मानते थे कि जो धरती है वो सेंटर में और सूरज और सब प्लैनेट इसके चक्कर लगा रहे हैं। एकदम से एक थ्योरी आती है, वो बोलती है कि सूरज सेंटर में और बाकी सब चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट की ये बात करते हैं, जैसे पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं कि साइंटिफिक थ्योरीज में कुछ एकदम से नया आता है और पीछे वाले थ्योरीज को नकार देता है, कुछ नया हमें आइडिया देता है। और पैराडाइम हमें क्या हेल्प करता है, रिसर्च करने में। अब हम यूनिट 4 पे आते हैं, जिसे बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये जो भी रियलिटी है ना, जो भी सच्चाई है, जो भी वास्तविकता है, या जो भी हम समझते हैं कि वास्तविकता है, वो कहीं ना कहीं हमारे रोज की इंटरैक्शन से डेवलप हुआ है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, अगर वो बनी है तो वो हम लोगों के मीनिंग देने से, इंटरप्रिटेशन देने से बनी है। सिंपल समझिए कि आप शादी क्यों करते हैं या शादी का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि बार बार हमने शादी एक कॉन्सेप्ट बनाया कि दो लोग जब साथ में आते हैं तो हम उसको धर्म से संबंधित कर दें और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दें और साथ में लोग मतलब रहने के लिए एक शादी के रिचुअल से होके गुजरे। यानी समाज में जो भी होता है ना, उसको मीनिंग हम लोग देते हैं। अब नोट को देखिए, वो कागज है,
ठीक है, उसको मीनिंग हमने दे रखी है ना कि ये पैसा है और इसकी वैल्यू है। वही नोट अगर आप दूसरे देश में लेके चले जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज उन लोगों ने वैल्यू नहीं दे रखी। यानी सिंपली ये समझिए कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या होता है कि जो इंसान बार बार हम लोग उसको मतलब देते हैं, जो समाज में चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ को हम मतलब देते हैं तभी उसका मतलब बनता है, वो अपने आप नहीं बन गया है। ठीक है, यानी जो भी रियलिटी है, जो भी सच्चाई है, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, समाज ने उसे बनाया है। अगर हमने एक कागज को पैसे का वैल्यू दिया है, रुपया रुपया उसको मतलब डिसाइड किया है बोलने का, तो वो हम लोगों ने उसे दिया है। चाहे वो मनी हो, शादी हो, सिटीजनशिप हो। अब मान लीजिए कि आपको भारत का सिटीजनशिप चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है। अदरवाइज तो ये धरती है, कोई भी आकर रह सकता है, पर हमने सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट बनाया है ना। आपको किसी भी देश में जाना है तो आपको वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी, आप जाके ऐसे नहीं रह सकते। इस आइडिया को किसने डेवलप किया? हम इंसानों ने मिलकर किया है। ठीक है, और हम रोज रोज उसी इंटरेक्शन को करके उसको री इन्फोर्स करने की कोशिश भी करते हैं। मान लीजिए कि आपका एक बच्चा है, आप उसको रोज रोज डेली डेली बोलते हो कि भगवान के सामने, गॉड के सामने वो हाथ जोड़े, तो वो बार बार आप उसे बोलते जाओगे या वो आपको बार बार देखता जाएगा, तो वो खुद ही अपने आप ही वो चीज़ें करने लगेगा। इवन लैंग्वेज जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं और समझ रहे हैं। हर कल्चर की अपनी एक मीनिंग होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसके हिसाब से वो लोग रियलिटी को समझते हैं। ठीक है, एक लेजिटिमेशन ऑफ सोशल रियलिटी होता है। कुछ आप अपने दिमाग में मनगढ़ंत बना लिए और किसी को समाज ने मतलब एक तरीके से ठप्पा लगाया है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम मैरिज का। मैरिज एक लेजिटिमेशन तरीका, एक लीगल तरीका है कि अगर आपने किसी के साथ शादी की तो आप लीगली उसके साथ रह सकते हैं। ऑल्दो हमारे यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, पर पहले जब समाज नहीं मानता था तो उसको एक्सेप्ट करना या समाज में एक्सेप्ट करवाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर आप मैरिज करके साथ किसी के साथ रह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अनमैरिड है और रह रहे हैं तो उसमें सिचुएशन कुछ खराब हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो सोशलाइजेशन होता है, जैसे मैंने बताया कि जब बच्चे बड़े होते हैं परिवार में अपने दोस्तों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हुए, तो वो चीज़ें देखते हैं और समाज के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको सीखते हैं, उनको फॉलो करके दोबारा से खुद करते हैं। तो क्या होता है, इसी से सोशल रियलिटी क्रिएट होती है ना। आप बार बार हाथ जोड़ रहे हो भगवान के सामने, आपका बच्चा देख रहा है, वो भी हाथ जोड़ेगा, फिर वो बार बार चीज़ें होंगी और वो सोशल रियलिटी बन जाएगी। ठीक है, और एक सोशल रियलिटी होती है, एक सिंबॉलिक यूनिवर्स होता है, यानी हम सिंबल्स भी बहुत यूज़ करते हैं। सिंबल्स क्या हो गए? फ्लैग्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, जिसकी भी मीनिंग है। मतलब भारत का जो तिरंगा है वो हम लोगों के लिए कितना मीनिंगफुल है, बट जो जो इसकी वैल्यू नहीं जानता उसके लिए कुछ मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं यूनिट 5, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगेन हमारा ऑर्गेनिक एनोलॉजी एंड स्ट्रक्चर की बात की गई है। और सोसाइटी और ह्यूमन को बेसिकली ये आइडियोलॉजी कंपेयर करती है, तो कंफ्यूज भी मत होइएगा कहीं ऑर्गेनिक एनोलॉजी। हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, रेडक्लिफ ब्राउन हो गए, डर्कहाइम हो गए, सारे लोग फंक्शनलिस्ट है। ये बोलते हैं कि कोई भी इंसान कुछ लाने के लिए उसके ऑर्गन्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, हमारे हार्ट, किडनी एक्सेट्रा, हमें ये सब हेल्प करते हैं कि हम फंक्शन कर सके, एज अ इंसान कार्य कर सके कुछ भी। ऐसे ही समाज में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उस समाज को चलाने में मदद करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है सारे जो है। जिस तरीके से हमारे बॉडी में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है ना, एक ऑर्गन खराब हो जाता है तो हमें रिप्लेस करना पड़ता है, वरना पूरा शरीर हमारा गया। अब दिमाग खराब हो गया हमारा, मतलब एक्चुअली दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरी हमारी बॉडी यूजलेस हो जाएगी, वैसा ही होता है। बट हाँ, कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट आ ही जाता है। अगर हम रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किस पे दिया है? सोशल स्ट्रक्चर पे, समाज में जो संरचनाएं होती हैं। इन्होंने कहा कि रियल है और इनको ऑब्जर्व है, जिनको हम देख के समझ सकते हैं। बेसिकली ये कहना क्या चाहते हैं कि जो समाज में संरचनाएं या स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे सामने हैं। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर की बात करें तो परिवार हो गया, शादी हो गई, लॉ हो गया, रिलीजन हो गया, ये सब स्ट्रक्चर है एक तरीके से समाज को जो बनाती हैं संरचनाएं। इनको आप देख के समाज के पैटर्न्स को समझ सकते हो। इन्होंने किनशिप सिस्टम को, यानी शादी कैसी होती है, परिवार में ब्लड लाइन क्या होता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे होता है, इन सबको समझने की भी कोशिश की थी।
अगर हम इवान पिचर्ड की बात करें तो ये बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और इन्होंने अफ्रीकन सोसाइटी न्योर करके एक पर्टिकुलर ट्राइब है उसको स्टडी की थी और वहाँ पे समझने की कोशिश की थी कि इन सब जो क्लान्स हैं या ट्राइब्स हैं इनके बीच में संबंध कैसा होता है और इनके समाज की संरचना एक अन्य समाज से कैसे अलग होती है। तो वहाँ पे किस तरीके के रिचुअल्स होते हैं, वहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं, कौन लीडर होता है, इनको समझने की कोशिश की थी। अगर हम लेवी स्ट्रॉस की बात करें एंड एडमंड लीच की बात करें तो इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की थी और इन्होंने बोला था कि जो ये है ना समाज का स्ट्रक्चर है ना वो एक मेंटल आइडिया है। हमने जो समाज में संरचनाएं बनाई वो हमने दिमाग में बनाई है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि समाज चलता कैसे है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें भी हमने फंक्शनलिज्म की बात की, मैंने बार बार आपको समझा दिया है। हिंदी में शायद प्राकृत्यवाद कहते हैं, करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट में किसे क्या बोलते हैं फंक्शनलिज्म को। बट हाँ, बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी समझ गए होंगे कि समाज की बेसिकली ये बात करते हैं कि समाज में अलग अलग एलिमेंट है जो साथ मिलकर काम करते हैं और हर एलिमेंट का एक फंक्शन होता है जो समाज को चलने में मदद करता है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड पार्ट के तौर पे देखते हैं कि सारे पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड, जैसे हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन है समाज के और जो संरचनाएं हैं वो समाज में स्टेबिलिटी लाती हैं। मान लीजिए कि अगर शादी नहीं होता और या मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं होता या लॉ का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं होता तो आपको लगता है कि समाज जिस प्रकार से भी चल रही है उसे चलती? बहुत ज़्यादा इशू आ जाती अगर कंट्रोल करने वाले या इंस्टीट्यूशन नहीं होते। परिवार में हमें सिखाया नहीं जाता कि तुम्हें किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, लड़ाई नहीं करना, तो हम सब यही करते हैं, हम एकदम एकदम क्या बोलते हैं, ऐसे हो जाते हैं ना जानवरों की तरह। तो कहीं ना कहीं समाज के जो इंस्टीट्यूशन है वो हमें जानवर नहीं बनने देते, एक समाज में स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रेडक्लिफ ब्राउन एंड मिलनॉस्की की, एक दूसरे के स्टूडेंट एंड प्रोफेसर रहे हैं ये दोनों, और दोनों एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, सोशोलॉजिस्ट भी आप कह सकते हैं। और इन लोगों ने किनशिप हो गई, रिचुअल्स हो गई, समाज में जो इंस्टीट्यूशन है, परिवार हो गया वगैरह वगैरह, इनकी स्टडी की है और हमें अलग अलग थ्योरीज दी है। अगर हम रोबोट के मॉर्टन की बात करें, टैलकॉट पार्सन्स की बात करें तो इन लोगों ने भी सोशल रोल्स एंड सिस्टम की बात की है। देखिए, समाज में हर किसी का कुछ ना कुछ रोल्स होते हैं। अभी तक हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, संरचना की। संरचना बड़ी बात हो गई कि समाज में बहुत सारी संरचनाएं हैं या सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि परिवार, शादी, विवाह, लॉ, यानी सब ये सब हमारी क्या है, समाज में इंस्टीट्यूशंस है जो समाज को चलने, ये सोशल रोल की बात कर रहे हैं कि हर इंसान का एक सामाजिक दायित्व होता है और उसको किस तरीके से समाज को मेंटेन करने में मदद करता है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट मैनिफेस्ट एंड रिलेटेड फंक्शन के बारे में भी बात की। आगे मैं इसको अच्छे से डिस्कस करूंगी, यहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि आगे भी ये कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्रिटिक टू फंक्शनलिज्म। देखिए, फंक्शनलिज्म बहुत ही अच्छी थ्योरी थी जो बताती थी कि समाज में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारे इंस्टीट्यूशन साथ में काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी मिले। ये सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहा था और क्या बोल रहा था कि समाज में जो सिस्टम है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। बट आपने तो देखा है कि समाज हमेशा एक जैसा नहीं होता, समाज में बदलाव भी आते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसा अभी समाज चल रहा है 10 साल बाद चलेगा, कुछ बदलाव आएंगे ही। समाज में लॉ बदलेगा, मैरिज का सिस्टम बदलेगा या हम लोग भी बदलेंगे। तो इन लोगों ने ना कॉन्फ्लिक्ट और चेंज को फंक्शनलिस्ट थ्योरी में फोकस नहीं किया, इन्होंने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया कि समाज में बदलाव भी आ सकते हैं। तो उसकी जगह एक नई थ्योरी, फंक्शनलिज्म का आइडिया ही था, उसको न्यू का मतलब हमेशा न्यू होता है, एक नई थ्योरी डेवलप होती है जो लेती तो फंक्शनलिज्म से ही अपना आइडिया, बट इन्होंने और जो क्रिटिज्म जो इनके खिलाफ बोला गया था, फंक्शनलिस्ट लोगों के खिलाफ, उसको समझा और अपनी थ्योरी को ब्रॉड करके उसको न्यू फंक्शनलिज्म का नाम दिया। और इन लोगों ने कहा कि नहीं, समाज एक ऐसी एंटिटी है जो समय के साथ बदलती रहती है, एक डायनेमिक है, कभी भी इसमें बदलाव आ सकता है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि समाज में बदलाव आएंगे और सोशल चेंज भी होगा, हमेशा समाज स्टेबल नहीं रहेगा। अगर हम न्यू फंक्शनलिज्म की स्ट्रेंथ की बात करें, पॉजिटिव की बात, तो इन्होंने माना कि सोसाइटी जो है वो स्टैटिक नहीं है। पहले के जो फंक्शनलिस्ट है वो हमेशा ये कहते थे कि समाज स्टेबल है और वो अपने सिस्टम को मेंटेन करके चलता रहेगा, बट इन्होंने कहा कि नहीं, समय के साथ समाज बदलता है और सोशल चेंज यानी समाज में बदलाव भी आता है और हम अडेप्ट भी करते रहते हैं। इन लोगों ने कई जो अपनी थ्योरीज है ना वो अलग अलग डिसिप्लिन से ली। पहले के जो थिंकर्स थे वो ज़्यादातर साइंटिफिक बनाने के फोकस में रहते थे कि फंक्शनलिज्म एक साइंटिफिक थ्योरी हो, एक लॉ हो, पर इन लोगों ने अलग अलग जगह से सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस से लेके इसको और मतलब बड़ा थ्योरी बनाने की कोशिश की।
और इन्होंने सोशल इंटीग्रेशन की बात भी की कि किस तरीके से समाज में जो इंस्टीट्यूशन है वो समाज को चलाने में और स्टेबल रखने में मदद करते हैं। उसके बाद अगर हम डीमेरिट की बात करें तो देखिए हर चीज़ का कहीं ना कहीं क्रिटिक या आलोचना की जाती है। इन लोगों ने भी रेडिकल चेंज को ज़्यादा फोकस नहीं किया। जो रेडिकल चेंज होता है ना एकदम से जो समाज में बदलाव आ जाए, इसे बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों ने फोकस नहीं किया। और इन लोगों ने इंडिविजुअल एजेंसी या रेजिस्टेंस पे फोकस नहीं किया। इन्होंने देखिए फंक्शनलिज्म की भी बात करें या नियो फंक्शनलिज्म भी आती है थ्योरी, ये लोग ना इंडिविजुअल के आइडिया पे ज़्यादा फोकस ही नहीं करते। ये ओवरऑल समाज को देखते हैं, ये नहीं देखते कि इंडिविजुअल क्या सोच रहा है, ठीक है। और ये ज़्यादातर वेस्टर्न सोसाइटी को देख के ही थ्योरी इन लोगों ने बनाई और सोसाइटीज़ को समझने की कोशिश नहीं की। ये इसके आलोचनाएं हैं, नियो फंक्शनलिज्म के सवाल इस पे आता है। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपका पावर का। तो देखिए हम जब भी पावर की बात करते हैं ना, तो कभी भी पावर शक्ति सिंगल इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आपके पास शक्ति है और आप उसका प्रयोग किसी पर कर ही नहीं सकते तो शक्ति कैसे हुई। तो जब भी हम पावर या शक्ति की बात करते हैं तो एटलीस्ट दो इंसान होगा, एक जिसके पास पावर होगा, एक वो जिसपे अपना पावर का प्रयोग करेगा, अपनी शक्ति प्रदर्शन जिसपे करेगा, ठीक है। तो जिन भी लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, बहुत सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, मतलब पावरफुल थोड़े होंगे, या पॉलिटिकल पावर समझ लीजिए, फाइनेंशियल पावर समझ लीजिए, किसी भी प्रकार का पावर होगा तो कहीं ना कहीं वो इंसान औरों से बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो अपनी जो बातें हैं ना, अपनी जो विचारधारा है वो आप पे डालने की, लादने की कोशिश करेगा या आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। अगर हम थियोरेटिकल का समझना है, जिसको हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वीटो पावर जो होता है या वीटो ग्रुप क्या होता है, ठीक है। देखिए समाज में एक वीटो ग्रुप होता है, आपने सबने सुन रखा होगा कि हर जगह ना कुछ यूनियंस होते हैं, जैसे बिजनेस के यूनियन हो गए, ऑटो वालों की यूनियन हो गए, या जो कोई अलग बिजनेस करते हैं, स्मॉल बिजनेस करते हैं, उनकी बेसिकली ग्रुप्स जो बन जाती हैं और उसमें कोई ना कोई लीडर होता है, ये वीटो ग्रुप्स होती हैं, ठीक है। ये अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारे ही समाज की बात करें तो आपको पता है कि हमारे समाज में जाति प्रथा है, आपको पता है कि हमारे समाज में कोटा है, और हर मतलब वर्ग का, चाहे वो ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, उनकी कुछ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स होती हैं, ठीक है, जो ग्रुप्स उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये क्या करती है ना कि ये सारी ग्रुप्स जो होती हैं, आप इनको समझ लीजिए एक तरीके से कि ये वैसे ग्रुप्स हैं जो यूनियंस वगैरह होती हैं, और ये कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ना इनका पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस हो, और कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेज भी अपने हाथ में लेना चाहती हैं, पावर भी अपने हाथ में लेना चाहती हैं। अब गवर्नमेंट क्या करता है ना कि इनके बीच में एक रेफरी का काम करता है कि फेयर कंपटीशन इन ग्रुप्स के बीच में हो, और इससे क्या होता है कि समाज में ना कहीं एक तरीके से इक्वालिटी बनती है। आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो फंक्शनलिस्ट लोग हैं ना, वो जो भी थ्योरी बताते हैं वो समाज की हमेशा पॉजिटिव साइड को ही देखते हैं, मतलब हमेशा अच्छा ही बताते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो एक तरीके से डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल लीजिए कि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, हर किसी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी जो है इनके बीच में एक बेसिकली रेफरी है जो चाह रहा है कि सबके बीच में इक्वल कंपटीशन हो और समाज में एकता बनी रहे, समाज में सब लोग अपने गोल्स को अचीव कर सके। ये पॉजिटिव बातें कर रहा है। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की, जिसको एलीट थ्योरी बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट लोग, मैंने क्या बताया था कि हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। कार्ल मार्क्स का स्कूल है, इसको फ्रैंकफर्ट स्कूल भी बोल जाता है, ठीक है। ये लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि जो पावर है ना वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, वेल्दी लोगों के हाथ में ही है, और इनके पास बहुत शक्ति है, इनके पास बहुत पैसा है, और ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इन्हीं के लिए डिसीजंस ले और गवर्नमेंट भी इन्हीं को बेनिफिट दे, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इनके इन्फ्लुएंस में आके इनको बेनिफिट देती भी है, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है कि समाज में एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, फंक्शनलिस्ट लोग क्या कह रहे हैं कि समाज में सब लोग अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे वीटो ग्रुप है, बहुत सारे यूनियंस है जो सबके लिए काम करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ ही लोगों के पास पावर है, और इसी वजह से अमीर वर्ग जो है वो अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, क्योंकि अमीर वर्ग गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर लेता है और सबको कंट्रोल कर लेता है। वहीं पे फंक्शनलिस्ट क्या कह रहे थे कि गवर्नमेंट रेफरी की तरह काम कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ एलीट समझ लेते हैं। एलीट क्या होते हैं, एक छोटा सा ग्रुप होता है जिनके पास बहुत ज़्यादा ही पैसा होता है, बहुत ज़्यादा पावर होता है, और ये पावरफुल लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये पॉलिटिकल एलीट भी हो सकते हैं, बिजनेस वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, या कल्चरल एलीट भी होते हैं। कल्चरल एलीट कौन, जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, भले वो पॉलिटिक्स में ना हो, बट मान लीजिए कि स्टीव जॉब का आपने नाम सुना होगा, या आप ऐसे बहुत लोगों का, जैसे कि टाटा का आपने सुना होगा,
रतन टाटा का नाम, तो वो लोग इस ग्रुप में आ जाते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, पैसे वाले हैं। तो दो तरीके के एलिट होते हैं, ठीक है। अब पावर एलिट और वीटो ग्रुप में डिफरेंस क्या है? पावर एलिट क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, उसको इन्फ्लुएंस करे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले ले। ऑन दी अदर हैंड जो वीटो ग्रुप होता है वो भी इसी के लिए फाइट करता है कि हमें थोड़ा पावर एंड रिसोर्सेज मिल जाए, लेकिन वो बैलेंस लाने की कोशिश करता है, क्योंकि वीटो ग्रुप ज़्यादातर पिछड़ा वर्ग को या सभी वर्गों को साथ में लेके चलता है, ठीक है। और गवर्नमेंट इनके बीच में सुपरवाइज करती है या कंपटीशन को थोड़ा चाहती है कि कंपटीशन हो बट इम्पार्शल ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस होती है किससे? पावरफुल लोगों से। अब अगर हम बात करें लोकल लेवल पे भी लोगों के पास पावर होती हैं और बहुत सारी कम्युनिटीज़ में डिफरेंट लोगों के पास पावर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। आपने सुना होगा कि किसी भी गांव में कि कोई कास्ट बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो उन्हीं के कास्ट वालों के पास पावर होगा, या कोई वर्ग बहुत पैसे वाला है, आपके यहाँ का मुखिया है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो कहीं ना कहीं क्या उस गाँव में होगा वही डिसाइड करेगा, ठीक है। अब हम क्लास एंड लेजिटिमेसी यूनिट 9 देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैपिटलिज्म, पूंजीवाद ने क्लास रिलेशंस को बनाया है। आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि जब भी हम क्लास की बात करते हैं ना, नॉट कास्ट, क्लास की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक पोजीशन की बात करें कि उस बंदे के पास, उस इंसान के पास कितना वेल्थ है, कितना इनकम है, कितना काम है, ठीक है। एंड जब भी आपको समाज को समझना है ना, तो आपको क्लास डायनेमिक समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप समझ सकते हैं कि समाज में किस तरीके से सामाजिक असमानता है, कौन वर्ग अमीर है और अमीर होता जा रहा है, कौन वर्ग गरीब है वो और गरीब होता जाता है। अब आपको समझना है कि लेजिटिमेसी क्या होती है। लेजिटिमेसी सिंपल आप समझिए, ऐसी शक्ति, ऐसी पावर जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है या जिसको अथॉरिटी ऑफ या पावर कहा जाता है, ठीक है। अब इसको सिंपल समझिए, लेजिटिमेसी मतलब आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए, ठीक है। आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है कि आपके पास बहुत अथॉरिटी है और बहुत पावर है, ठीक है। ये आप गवर्नमेंट की बिहाफ पे भी बन सकते हैं और प्राइवेट तरीके भी हैं इसको बनने के लिए, बट आपके पास एक लीगल पावर होगी, ठीक है। आपके पास लीगल शक्ति होगी। आईएएस के पास लीगल शक्ति है ना कि वो साइन करके कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें लेजिटिमेसी की, लेजिटिमेसी एक और चीज भी एक मतलब पॉइंट देता है कि आपको जो एक्सेप्टेंस होगा वो बाय मेजोरिटी होगा। आपने अगर रैंक 1 लाया और आप आईएएस ऑफिसर बने तो आपको मेजोरिटी ऑफ पीपल एक्सेप्ट करेंगे कि आपके पास लेजिटिमेट पावर है, आपके पास शक्ति है जिसको गवर्नमेंट ने दी है, या आपकी शक्ति लीगल है। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रॉपर वे के थ्रू आपने उस पावर को पाया। ऐसा तो नहीं कहेगा ना कोई आप आईएएस बन के चलेगा, नहीं मैं नहीं मानता तुम्हारे पास पावर है, मैं नहीं तुम्हारे ऑर्डर मानूंगा, ऐसा तो नहीं कह सकता, क्योंकि आपके पास एक अथॉरिटी है और आप अपना पावर मनवा सकते हो, ठीक है। अब हम एक वेबर की थ्योरी पढ़ेंगे। इन्होंने ना जो लेजिटिमेसी है ना उसको 3 भागों में बांटा था कि किस किस प्रकार से लेजिटिमेसी या किस प्रकार से आपकी जो पावर है ना उसको एक्सेप्टेंस मिलती है समाज में, ठीक है। एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है। अब मान लीजिए कि आपके गांव में कोई पुरोहित है, कोई पंडित है या कोई भी लीडर है, ठीक है। उसको ट्रेडिशनल तौर पे वो रोल मिला हुआ है, यानी आपने उसको एक्सेप्ट कर रखा है। किसी भी हर धर्म में कोई ना कोई गुरु होता है, तो उसको आपने क्यों एक्सेप्ट कर रखा है, क्यों उसकी आप बातें मानते हो, खुद सोचिए। तो कहीं ना कहीं उसको एक ट्रेडिशनल कस्टम, राइट या कुछ इस तरीके का शक्ति आप लोगों ने दे रखी है, मान रखा है कि उसके पास है, इसीलिए आप उसे एक्सेप्ट करते हो। ट्राइबल लीडर भी हो गया, ट्राइब के लीडर होते हैं ना, क्यों एक्सेप्ट कर रखा है आपने? क्योंकि उसके पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, क्योंकि आपने उसको मान रखा है कि उसके पास एक अथॉरिटी है और वो लीगल भी है। आप अपने पंडित, मान लीजिए आप एक पंडित जी के पास गए और उनसे आपने कुछ पूछा कि ये समस्या, और उन्होंने कोई समाधान बताया आपको कि ये पूजा करवा लीजिए। आप क्वेश्चन नहीं करने जाओगे कि आप ये क्यों कह रहे हो, या कोई पंडित आपसे पैसा मांग ले, मतलब पूजा वगैरह करने को, आप मना नहीं करोगे कि क्यों मांग रहे हो, क्योंकि उसके पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, वो आपसे मांग सकता है और आप दोगे भी, ठीक है। आप एक लीगल रैशनल अथॉरिटी होती है, मतलब जैसे मैंने आईएएस का एग्जांपल दिया कि आप एक आईएएस बन के गए हो और आप ऑर्डर दे रहे हो, तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको मना कर देगा हम नहीं मानेंगे। इसको आप, ये पोजीशन गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशन अप्रूव करती है। अब एक होती है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। आपने मोदी जी को देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं जिनके अंदर ना एक अलग तरीके का करिश्मा, एक अलग तरह का चमक होता है कि हम उनकी बातें सुन के अपने आप ही इंप्रेस हो जाते हैं। आपके कोई प्रोफेसर भी ऐसे हो सकते हैं कि उनकी जो करिश्मा होती है, उनकी बात करने का जो तरीका होता है वो इतना इम्प्रेसिव या इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कि हमारे विचारधाराओं को इन्फ्लुएंस करता है और हम उनके फॉलोअर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि
समाज में जैसे जैसे बदलाव आएगा ना, तो ये चेंजेस भी आते हैं लेजिटिमेसी में। पहले का समाज में देखिए तो ट्रेडिशनल जो मतलब ट्रेडिशनल लेवल पे जो अथॉरिटी होती थी वो ज़्यादा पावरफुल होती थी। यानी पहले के टाइम पे ट्राइबल लीडर हो गए, आपके गुरु हो गए, आपके मुखिया हो गए, इन लोगों की जो पावर थी ना और बहुत ज़्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे वो लीगल रैशनल हो गई, मतलब ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ हो गई। गवर्नमेंट की जो लोग होते हैं या गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर हो गई, और कैरिज्मेटिक पावर भी हो सकती है। समाज में जैसे बदलाव होता है, पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल अथॉरिटी ही होती थी कि अगर पंडित का बेटा है तो उसके पास भी पावर है, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है। हाँ, यूनिट 10। तो बेसिकली यूनिट 10 में हम समझने की कोशिश करते हैं कि पावर का जो इम्पॉर्टेंस था वो 17 और 18 सेंचुरी में क्या था। तो देखिए, मेजरली अगर हम बात कर ले सबसे अर्ली थिंकर्स की या ऐसे विचारधारक की जो शुरुआती तौर पे अपना व्यूज़ दिए हैं पावर को लेके, तो उसमें थॉमस हॉब्स आते हैं, जॉन लॉक आते हैं एंड रूसो आते हैं। देखिए, थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं कि इस समाज में अगर एक एक तरीके से एक समाज बनाना है या एक स्टेट बनाना है, तो इंसान क्या करता है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में घुसता है। यानी सरकार से वो एक तरीके का वो करता है, मान लीजिए डील करता है कि हम थोड़ी सी जो अपनी लिबर्टी है उसको कम कर देंगे, उसके बदले आप हमको प्रोटेक्शन दीजिएगा और हम स्टेट बना के रखेंगे। जॉन लॉक की बात क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ नेचुरल राइट है, यानी हम सब लोग ना कुछ राइट के साथ, जैसे जीने का अधिकार, ऐसे अधिकारों के साथ बॉर्न हुए हैं, तो हम एक स्टेट बनाएंगे जिसके पास पावर होगी उसको प्रोटेक्ट करने की। ठीक है। हम रूसो की बात करें तो एक जर्नल विल की बात करते हैं कि हम सब एक साथ कलेक्ट होके एक विल डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। यानी स्टेट को लेके और हमारे पावर को लेके इन लोगों की विचारधाराएं थी। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो जो सोशलॉजिस्ट या समाजशास्त्री थे वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि पावर का डायनेमिक क्या है, पावर किसके पास रहती है और किस तरीके से समाज बदलता रहता है तो पावर भी बदलती रहती है। ठीक है। अगर बहुत पुराने समय पर देखें तो राजवाड़ों के पास, मैंने ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात की थी या ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात की, उनके पास पावर था। फिर धीरे धीरे मॉडर्न सोसाइटी की तरफ हम गए तो आजकल ब्यूरोक्रेट्स के पास बहुत पावर होता है। ठीक है। या बड़े बिजनेसमैन के पास पावर। तो समय के साथ पावर का कॉन्टेक्स्ट बदलता है। अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो इस टाइम पे जो रिसर्चर्स थे वो फोकस कर रहे थे पावर ऑफ स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन और सोशल सिस्टम समझने को, कि किस तरीके से जो शक्ति है वो हर जगह इन्फ्लुएंस करती है। सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपके घर में आप देखिए कौन पावर होल्ड करता है। अगर मोस्ट ऑफ आप नॉर्थ इंडियन फैमिली में देखेंगे तो फादर या आपके जो ग्रैंड फादर हैं वो बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं। तो इनको समझने की कोशिश 20th सेंचुरी में राइटर्स ने की। अगर हम मैक्स वेबर और पार्सन्स की बात करें तो इन्होंने पावर और उसकी लेजिटिमेसी समझने की बात की। अगर हम वेबर की बात करें तो उन्होंने वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी और कैरिज्मेटिक लीडर की बात की है कि किस तरीके से अलग अलग टाइम फेस पे या समाज में अलग अलग तरीके के लोगों के पास पावर होता है। ठीक है। और अगर हम पार्सन्स की बात करें तो ये पॉलिटी को एक सब सिस्टम बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देते हैं हमें, पॉलिटी एज ए सब सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि समाज में जो पॉलिटिक्स है ना वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है जिसके पास पावर होती है। लेकिन जहाँ भी पॉलिटिक्स होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं इश्यूज और मतलब प्रॉब्लम्स सामने आएंगी ही। और जब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें इस पॉलिटिक्स में कैसे, कौन पावर के लिए लड़ रहा है, क्या इश्यूज आ रही हैं, उनको समझना पड़ेगा। तभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि पावर डायनेमिक यानी शक्ति को कौन हैंडल कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सोशल पावर के बारे में 11th चैप्टर में। कि देखिए, ह्यूमन सोसाइटी में ना शक्ति किसी को होल्ड करना, एक इंसान के पास शक्ति होना एक के पास नहीं होना, एक बहुत कॉमन बात है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब पावर इम्बैलेंस होता है ना, मतलब एक इंसान बहुत शक्तिशाली है, एक के पास कोई पावर ही नहीं है, तभी समस्याएं समाज में उत्पन्न होने लगती हैं।